ऑल शिफ्ट में जो है जो एग्जाम हुआ है उन सारे शिफ्टों के सारे प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जीके जीएस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आए थे उन सारे प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, डिटेल में आज जानेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स में कितना आया, करंट अफेयर्स में कितना आया, साइंस में कितना आया, स्ट्रेटेजिक या मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सेक्शन से कितने प्रकार के कितने क्वेश्चन बने, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से रिपीट नहीं हुए हैं, सारी बातें डिटेल में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर से ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, वो हमारे आपके बीच में संवाद कायम करता है। तो चलिए आज हम जो है एसएससी एमटीएस 30 सितंबर ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उनको चल के देख लेते हैं। बात करते हैं पहले अपने पड़ोसी देश से पाकिस्तान की, जो हमेशा खुरापात करता रहता है। ठीक है, वहां से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश में कटास राज मंदिर स्थित है। तो पहले से ही मैंने आपको आंसर बता दिया, ये पाकिस्तान में कहाँ है। कटास राज मंदिर जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह मंदिर चकवाल के पास पोधोहर पठार पर बना हुआ है। यह मंदिर परिसर राम, हनुमान और शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेहदी नखलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, बेहदी नखलम नृत्य जो है ये मेघालय का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा देश बना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत ने साल 2023 में एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुष महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 2023 में जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने ही जीत हासिल की थी। ठीक है, ये चैंपियनशिप असम में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी मेजबानी जो है भारतीय खो खो महासंघ ने की थी। इस चैंपियनशिप में 10 देशों ने भाग लिया था। ठीक, तो ये हो गए महत्वपूर्ण तथ्यों की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर मुथुकम्मल का संबंध किससे है। तो आर मुथुकम्मल का संबंध जो है सथिर अट्टम से है। सथिर अट्टम के कलाकार आप हैं। ठीक है, 2002 में पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मेटलिंग एसिड या आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। ठीक है, आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है या मेटलिंग एसिड भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है। देखिए, अनुच्छेद 74(1) जो है ना ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इसका संबंध, इन बातों का संबंध किससे है, अनुच्छेद 74(1) से है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए, कल फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको कराया था जो है एनालिसिस, तो बताया था कि देखिए मौलिक कर्तव्य के ऊपर प्रश्न शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो मौलिक कर्तव्य के ऊपर क्वेश्चन अब हमेशा आएंगे, डेली आएंगे, हर शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में सारी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेनी है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 51(a) से है, भाग 4(a) में है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में इसको लागू किया गया था। शुरू में 10 थे, वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह से कुल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको क्रम वाई रट लेना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गणेश रथ मंदिर कहाँ स्थित है। गणेश रथ मंदिर जो है ये महाबलीपुरम, महाबलीपुरम कहाँ भैया, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के महाबलीपुरम में है। मतलब गणेश रथ मंदिर जो है तमिलनाडु का जो कांचीपुरम जिला है वहां के मलीपुरम में स्थित है। यह मंदिर है पल्लव वंश के स्मारकों समूह का एक हिस्सा है। यह एक अखंड मंदिर है। अखंड मंदिर का मतलब इसे एक ही चट्टान के टुकड़े से बनाया गया है। ठीक है, और यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, गणेश रथ मंदिर मतलब ये भगवान गणेश को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन काल में दीवान किसे कहा जाता था।
ठीक है। तो मुगल काल में दीवान को वित्त और राजस्व मंत्री कहा जाता था, मतलब वो मंत्री जो वित्त मतलब आर्थिक जो मामले थे, आर्थिक मामलों को जो देखता था, राजस्व मामलों को जो देखता था, उसे क्या कहा जाता था? उसको दीवान कहा जाता था। दीवान मुगल और मुगल पश्चात भारत के इतिहास में कुलीन परिवारों से जुड़े थे, ठीक है। मतलब दीवान के पद में ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं होती थी जो उनका संबंध कुलीन परिवारों से होता था, मतलब राजा जो हो, बड़े घराने से जिनका संबंध हो, ऐसे लोग ही दीवान के पद पे आसीन होते थे। वे सरकार में उच्च पदों पर रहते थे। दीवान सूबे के राजस्व विभाग का मुखिया होता था। अब अकबर के शासन काल की अगर बात करें तो राजा टोडरमल को दीवाने अशरफ यानी वित्त मंत्री कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न यूनेस्को से संबंधित था, यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट नहीं मालूम चला है, फिलहाल हम बात कर लेते हैं। देखिए यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो अनुच्छेद 129 आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है कि बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, गुलाम वंश का उदय हो रहा है। बलबन एक गुलाम था, लेकिन अपने दम पर, अपने आत्मबल के बल पर बहुत आगे बढ़ा जो है बलबन, आगे चल के शासक बना। जो कि गुलाम था, खरीदा हुआ था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? अपने आत्मबल पे, अपने जिज्ञासा के बल पे, अपने कर्मों के बल पर वो बहुत आगे बढ़ा, ठीक है। तो बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ? दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईडी का वर्तमान निदेशक किसे बनाया गया है? ईडी के जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं राहुल नवीन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मौत हो गई थी? तो राइट आंसर इसका है जतिन दास। जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था, तो जेल में ही उन्होंने भूख हड़ताल किया था, ठीक है, क्रांतिकारियों के लिए, जहां पर 63 दिन बाद उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पटकाई बम पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन था, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, फिलहाल हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए जो पटकाई बम पहाड़ियां है ना, ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित पहाड़ों की एक श्रृंखला है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात आपको जानने की जो है, यह पहाड़ी जो है भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसके बारे में कुछ खास बातें और बता देता हूँ आपको। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्वोत्तर में स्थित है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से होके गुजरती हैं ये पहाड़ियां, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट, ठीक है। बाण भट्ट जो है संस्कृत के महान कवि, गद्य लेखक थे। उन्होंने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, इसका नाम हर्ष चरित था, ठीक है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूँ ना, जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताता हूँ जो है, इस महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर क्वेश्चन आगे आने वाली जो शिफ्टें हैं उनमें निश्चित तौर पे बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक बार जो भी आ गया है एग्जाम में, उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट आपको मिल जाते हैं उसको समेट लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन निश्चित बनते हैं। तो हर्षचरित पूछा जा सकता है आपसे कि हर्षचरित किसकी रचना है? तो ये बाण भट्ट की रचना है और राजा हर्षवर्धन पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है, अब बात करें बाण भट्ट की। उनकी अगली जो रचना है कि नाटक उन्होंने लिखा है, जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी को दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास माना जाता है, ठीक है। अब बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि छऊ लोक नृत्य, छऊ लोक नृत्य पर क्वेश्चन था, ठीक है। छऊ लोक नृत्य की अगर बात करें तो छऊ नृत्य को छऊ नाच भी कहा जाता है। मार्शल और लोक परंपराओं वाला यह एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। देखिए क्वेश्चन बनता है कि
निम्न में से अर्थशास्त्री नृत्य कौन सा है? छऊ दिया रहेगा आपको ऑप्शन में, तो छऊ पे टिक करना रहेगा। तो छऊ क्या है? एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो टोटल 8 है ना, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अर्धशास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो छऊ क्या है? अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और क्या है ये? एक मार्शल नृत्य है, मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है। ये 3 शैलियों में पाया जाता है, जो कि उसके स्थान मतलब जहाँ जिस स्थान पे किया जाता है उस स्थान के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जैसे कि अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में इसको जो है पुरुलिया छऊ कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्या कहता है? पुरुलिया छऊ कहा जाता है। झारखंड में सरायकेला छऊ कहते हैं और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ कहा जाता है। ठीक है, तो ये छऊ के बारे में डिटेल जानकारी हो गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है? ये पूछा गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के मुताबिक जब विधानसभा में अध्यक्ष या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव आ गया हो तब वह पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष या उपसभापति होते हैं, अगर उनको हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया जाए, ठीक है, तो अपने चेयर पे बैठेंगे नहीं। कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन चेयर पे नहीं बैठेंगे, मतलब पीठासीन नहीं होंगे। ठीक है, यही अनुच्छेद 181 कहता है। अगला प्रश्न है आरण्य से संबंधित था कि आरण्य कहाँ पैदा होता है। तो फिलहाल पहले बात कर लेते हैं आरण्य के फुल फॉर्म की। आरण्य का मतलब क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका निर्माण कोशिका के नाभिक में होता है। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में तैयार हुआ था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, इस समिति में मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। ठीक है, यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की गई और 28 से 21 अगस्त के बीच पारित हुई थी। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कई संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था। रिपोर्ट का मकसद भारत में 1 साल के अंदर स्वशासन लागू करना था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इस रिपोर्ट में विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रस्ताव था। ठीक है, इस रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचक मंडल का भी प्रस्ताव था। लेकिन इतनी सारी बातों के बावजूद जो है ब्रिटिशर्स ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग दीपक जो कि एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय संगीत है किससे जुड़ा है? देखिए, राग दीपक का संबंध जो है रात्रि और अंतरंगता से है। अंतरंगता मतलब कहने का मतलब ये है कि राग दीपक रात से जुड़ा है और इसका मकसद प्रेमियों के बीच अंतरंगता जगाना है। संगीत शास्त्र के जानकारों के अनुसार दीपक राग भगवान शिव के मुख से निकला है और इसमें शिव जैसा तेज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए अगले शिफ्टों में कि राग दीपक का संबंध किस देवता से है, तो भगवान शिव से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का संविधान है? भारत में जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है। प्रश्न यहाँ ये पैदा होता है कि एक ही चीज कठोर और लचीली कैसे हो सकती है? देखिए, बताता हूँ मैं इसको, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है क्योंकि इसमें संशोधन करने का तरीका न तो बहुत कठिन है न तो बहुत आसान है, इसलिए इसको कठोर और लचीला कहा जाता है। यह भारतीय संविधान को संघीय व्यवस्था प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत ओलंपिक में प्रथम पदक किस खेल में मिला था? तो कुश्ती इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पदक मिला था तो कांस्य पदक, ध्यान रखिएगा। किसने पाया था? केडी जाधव ने पाया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष की जनगणना में 7 वर्ष के बच्चों को साक्षर माना गया? तो 1991 में जो गणना हुई थी, ठीक है, मतलब भारत की जनगणना 1991 में साक्षरता की अवधारणा में बदलाव किया गया और 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना गया। इससे पहले 1981 की जनगणना में 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना जाता था, लेकिन 1991 की जो जनगणना हुई है ना उसमें 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना गया। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन लगे हाथ आपको और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, पूछा जाता है कि साक्षर किसे कहते हैं? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साक्षर किसे कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा हो, जो लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, उसे साक्षर कहा जाता है। ठीक है, ये साक्षर की परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है?
अनुच्छेद 74(1) के मुताबिक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। अगला प्रश्न है कि पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं जो है कैसी होती हैं, टिकाऊ होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखित है। तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही जो है गरीबी का आकलन किया था। अगला प्रश्न है कि लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसर महोत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कनक रेले का संबंध किस से है। कनक रेले का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। कनक रेले हमारे बीच में अब नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात इनके बारे में और जानना है कि ये नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक और निदेशक थी। ठीक है। इसके अलावा मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य भी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंजाब विधानसभा को कब भंग किया गया था। विधानसभा नहीं भैया, विधान परिषद। ठीक है, 1970 में। अच्छा, यहाँ एक चीज कमेंट करके आप बताइएगा कि अभी कितने राज्यों में विधान परिषद काम कर रही है। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है जरा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं मालूम है आपको तो गूगल में सर्च करके बताइए आप जो है कि कितने राज्यों में, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद काम कर रही है। ठीक है, देखिए 1966 में पंजाब को 3 भागों में विभाजित करके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का गठन किया गया। ठीक है, विधान परिषद की जो सीटें थी घटा करके 40 कर दी गई और विधानसभा की सीटें 50 बढ़ा करके 104 कर दी गई। 1 जनवरी 1970 को विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया और राज्य में एक सदनी विधानमंडल रह गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो दादरा और नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है लक्षद्वीप। कितना है, 91.8% है। ठीक है, वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 68.7% है और दिल्ली की साक्षरता कितनी है, 86.2% है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, इसके बारे में ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में पूरा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आईपीएल 2024 में महिला विजेता टीम की कप्तान कौन थी। स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना का संबंध किससे है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से है। इनकी टीम ने, इनकी कप्तानी में टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा करके अपना पहला प्रीमियर लीग खिताब जीता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था। तो 1928 में जो ओलंपिक हुआ था ना, कहाँ हुआ था, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में जो खेल हुआ था ओलंपिक, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 5 मैचों में टोटल 29 गोल किए थे, जिसमें से 14 गोल तो मेजर ध्यानचंद ने किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है इंदौर घराना की स्थापना किसने की। इंदौर घराना की स्थापना भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन घरानों में से एक है। इसकी स्थापना आमिर खान ने की थी। अगला प्रश्न है कि हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है। तो हल्दी का रंग जो पीला होता है ना, वो करक्यूमिन के कारण होता है। करक्यूमिन क्या है, एक चमकीला पीला रंग द्रव्य है। यह करक्यूमा लोंगा प्रजाति के पौधों द्वारा बनाया जाता है। हल्दी जो है अदरक परिवार का एक सदस्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो केलुचरण महापात्रा का संबंध जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, केलुचरण महापात्र जो है एक प्रसिद्ध नर्तक, गुरु और कोरियोग्राफर थे। ठीक है, 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने का इनको श्रेय दिया जाता है। केलुचरण महापात्र उड़ीसा के ऐसे पहले कलाकार हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बनता है, 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था और ये पूछा जाता है कि ओडिसी का कौन सा वो कलाकार है जिसको सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया था। तो है केलुचरण महापात्र। ठीक है, क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पे मेरे भाई, जान लीजिए। इनका पेपर अगले शिफ्टों में आने वाले शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखिए, इनको हवा में मत लीजिए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को इस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक
धनानंद या धननंद को हटा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमांकन रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। सर रेड क्लिफ ने इस रेखा को डिजाइन किया था, इसलिए उनके नाम पे रेड क्लिफ कहा जाता है। ये 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, जिसे संविधान मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से भी जाना जाता है, साल 1976 में हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। इसे लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21A का संबंध जो है किससे है भैया? शिक्षा से है। यह अनुच्छेद 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपसे चर्चा किया था ना, जो 86वां संशोधन हुआ था ना 2002 में, उसके द्वारा ये संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। यह साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना दक्कन में तुगलक शासन के खिलाफ विद्रोह के बाद हुई थी। हरिहर और बुक्का राय ने अपने गुरु विद्यारण की प्रेरणा से इस साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। ये जितने फैक्ट बता रहा हूँ सारे महत्वपूर्ण हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शासनीय से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध है किससे है? कथक से है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन इनका घराना पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध लखनऊ के कालिका बिंदादीन घराने से है। ठीक है, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, इनका पूरा नाम है पंडित बृजमोहन मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन प्रणाली किसकी देन है? ठीक है, भारत की बात हो रही है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कहाँ किया था? बंगाल में किया था। ठीक है, यह प्रणाली 1765 से 1772 तक चली थी। ठीक है, इस दौरान बंगाल का प्रशासन दीवानी और निजामत में बटा हुआ था। दीवानी का काम कंपनी करती थी और निजामत का काम निजाम करता था। दीवानी का मतलब आप समझ रहे होंगे ना। दीवानी का मतलब मैं ऊपर मैंने आपको बताया था भी कि अकबर के शासन काल में दीवान किसे कहते थे, बताया था, डिटेल में बताया था आपको ना दीवान के बारे में। तो समझ लीजिए वही दीवानी का काम कौन करता था? कंपनी करती थी। और निजामत काम कौन करता था? निजाम करते थे। ठीक है, हाँ। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और इसका निर्माण 3री शताब्दी में किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से जो है कि 200 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 200 रुपए के नोट पर जो है सांची का स्तूप छपा हुआ है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नोटों से क्वेश्चन अभी नहीं बना है, बनेगा जरूर। ठीक है, जितने भी नोट हैं हर नोट पे किसकी तस्वीर छपी हुई है? 500 की नोट हो, 100 की नोट हो, 10 की नोट हो, ठीक है, उन नोटों पर किसकी तस्वीर छपी हुई है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, SSC MTS 1 अक्टूबर ऑल शिफ्ट में आए हुए GK GS के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और जिन भाइयों का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में लगा हुआ है वो वीडियो जरूर ध्यान से देखें और केवल प्रश्नों को न देखें, केवल आंसर न देखें, जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं उन प्रश्नों के साथ उसको जरूर से ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपके लिए क्या है? अमृत के समान है, रामबाण है आपके लिए है वो। ठीक है, पहले प्रश्न की अगर बात करें तो APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है TK रंगराजन। अब TK रंगराजन के बारे में अगर बात करूं तो आप पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ CPIM नेता हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम के बारे में अगर बात की जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि राजन और साजन मिश्रा का संबंध किस घराने से है। राजन और साजन मिश्रा का संबंध जो है बनारस घराने से है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता पाई थी। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता अंग्रेज अधिकारी और प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ठीक है। अब बात अगर आए कि कहाँ मिली थी, क्या पढ़ा था उन्होंने, तो उन्होंने 1837 में सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द को पढ़ा था। इसी शब्द के आधार पर उन्होंने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की थी। ठीक है। देखिए अभी पिछले शिफ्ट में सांची का स्तूप आया था। ठीक है। अब सांची के स्तूप से मिलता जुलता प्रश्न ये आया। ठीक है। इसलिए प्रश्न जो भी आते हैं ना, उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, उनके साथ जो फैक्ट बताए जाते हैं उनको भी ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेट ग्राउंड पर सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट निकालकर हवा में लहराई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। कहाँ है भैया, इंग्लैंड में है ये। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपनी टी शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। यह घटना साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में जीत के बाद हुई थी। इस मैच में युवराज सिंह ने 69 रन और मोहम्मद कैफ ने नाबाद 87 रन बनाया था। सौरव गांगुली की किताब है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है और कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं था। अगला प्रश्न है कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 के समय भारतीय रेफरी कौन था। तो जवागल श्रीनाथ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द व्हाइट टाइगर किसकी रचना है। तो द व्हाइट टाइगर जो है अरविंद अडिंगा की रचना है। ठीक है। रटा ट्राई क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात ये है कि द व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है इनका, अरविंद अडिंगा साहब का, इसको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। और ये पुस्तक बुकर पुरस्कार पाने वाली चौथी पुस्तक है, मतलब चौथा ये पुरस्कार है बुकर पुरस्कार के मामले, मतलब किसी भारतीय लेखक को चौथा पुरस्कार मिला है। इसके पहले सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। देखिए जो किताबें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो शामिल किया है मैंने, चाहे वो सलमान रुश्दी हो, चाहे अरुंधति राय हो, चाहे जो किरण देसाई हो, ये सारी किताबें बार बार रिपीट होती हैं, बार बार पूछा जाता है मेरे भाई। इसलिए कहता हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं उन पे जरूर से ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि घोड़े मुड़नी लोक नृत्य कहाँ का है। घोड़े मुड़नी लोक नृत्य जो है गोवा का है। ठीक है। यह त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। 18 वर्ष। कितनी भैया, 18 वर्ष। ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों की उम्र 18 वर्ष शायद हो गई होगी और आपने वोट भी दिया होगा। अगला प्रश्न है कि नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। देखिए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश की आगरा की दो बहनें हैं। ठीक है। जो कथक की बनारस घराना शैली के अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध किस घराने से है, तो ध्यान रखिएगा बनारस घराना। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नागालैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है। किसामा विरासत गांव में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। दिसंबर के महीने मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बीदर का किला किस आकार में है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सम चतुर्भुज या आयताकार। बीदर का किला बहुत ही मजबूत किला माना जाता है। जरा कमेंट करके आप ही बताइएगा कि बीदर का किला किस राज्य में है। ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूफी संत बाबर के समय था। तो सूफी संत ख्वाजा अहरार, सूफी संत ख्वाजा अहरार ये बाबर के समय में थे। ठीक है। सूफी संत ख्वाजा अहरार जो है बाबर के पिता के आध्यात्मिक गुरु थे और ख्वाजा अहरार ने ही बाबर का नाम चुना था। अगला प्रश्न है 1947 में भारत का वायसराय कौन था। तो माउंटबेटन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 CH2 CH3 का IUPAC नेम पूछा गया आपसे, तो प्रोपेन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि PM स्वनिधि योजना का संबंध किस मंत्रालय से है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है, PM स्वनिधि योजना का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, मतलब इसी को PM स्वनिधि योजना कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में PM स्वनिधि कहते हैं। ठीक है, तो इस योजना का संबंध आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए तक का श्रम पार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण मिलता है। इसके अलावा 7% ब्याज सब्सिडी के साथ 20,000 रुपए और 50,000 रुपए के ऋण भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड गेज की बात की जाए, ठीक है, मतलब रेल पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 1676 मिलीमीटर। ठीक है, देखिए रेल की पटरियां जो होती हैं वो गेज के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। गेज आपके 4 हैं, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम स्टैंडर्ड गेज की। इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी जो होती है ना 1435 मिलीमीटर होती है, मतलब 4 फीट 8.5 इंच होती है। भारत में जो भी मेट्रो है, मोनोरेल है, ट्राम है, ये जो भी शहरी रेल प्रणालियां है ना, इसके लिए स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्रॉड गेज, इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर होती है। तो ऊपर जो आंसर मैंने आपको बताया वो ब्रॉड गेज का आंसर है, जिसको बड़ी लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, मीटर गेज, इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी 1000 मिलीमीटर होती है। और नैरो गेज, इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर होती है। इसे ही छोटी लाइन कहा जाता है। पहाड़ों में जो रेल चलती है ना वो छोटी लाइन है, इसे छोटी लाइन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बावली क्या होता है। देखिए बावली जो है ना हिंदू मंदिरों, इमारतों या जो बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें बावली पाई जाती है। एक प्रकार का ये कुआं है या भूमिगत कक्ष होता है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में पानी के भंडारण के लिए किया जाता है। तो बावली क्या होता है, बावली जो है पानी के भंडारण का एक साधन है। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1857 यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया एक अधिनियम था। इसके प्रावधानों में ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और उसके कार्यों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने का प्रावधान था। मतलब इसी एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से अधिकार निकल कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अगला प्रश्न है कि 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में किस भारतीय सांसद ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ओम बिड़ला इसका राइट आंसर है। अगर आपसे 9वें ब्रिक्स सम्मेलन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बात आपसे कहा गया 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का, तो ओम बिड़ला हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। 9वां जो हुआ था वो चीन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। आसान क्वेश्चन है, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल को बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ था। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर बना हुआ है। यह हाथीदार सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, असम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अलग अलग त्योहारों के आधार पर बिहू 3 प्रकार का होता है, बोहाग बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू। ठीक है, तो जो असमिया नववर्ष होता है ना उसको बोहाग बिहू कहा जाता है। ठीक है, फसलों की कटाई का जो उत्सव होता है उसको काटी बिहू कहा जाता है। ठीक, तो अलग अलग उत्सवों के आधार पर बिहू का अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। ठीक है, सितारा देवी का संबंध कथक से है। इन्हें कथक की रानी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कथक की रानी किसे कहा जाता है तो सितारा देवी नाम आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है कि सेल किस क्षेत्र का उपक्रम है? तो देखिए, सेल का जो फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह इस्पात बनाने वाली कंपनी है और भारत सरकार के महारत्न कंपनियों में से एक है। सेल का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? कोलकाता में है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न जो है हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया है। तो क्वेश्चन डिटेल में नहीं मिल पाया, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं मिल पाया। हाँ, इतना कंफर्म है कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन था। तो चलिए, जहां तक संभव है हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, यह भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी और अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इसकी खोज सन 1921 में हुई थी। इस सभ्यता के बारे में कुछ खास बातें हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मतलब इसे सभ्यता में कांसे के बर्तन चलते थे, कांस्य युगीन सभ्यता थी यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता सिंधु और घग्गर हकर नदियों घाटियों में फली फूली। इसके दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में स्थित थे। ठीक है, यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। ठीक है, इस सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर, टेराकोटा और स्टीटाइट नामक सामग्री से बनी होती थी। इस सभ्यता के लोग पक्के मकानों में रहते थे। इस सभ्यता में विस्तृत जल निकासी प्रणालियां थी। इस सभ्यता में जलापूर्ति प्रणालियां थी। इस सभ्यता में बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह थे। ठीक है, तो जहां तक संभव हुआ मैंने आपको इस सभ्यता के बारे में डिटेल में जानकारी देने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है कि द सबस्टेंस एंड शैडो किसकी आत्मकथा है? द सबस्टेंस एंड शैडो जो है ये अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा है। ठीक है, इनका असली नाम है यूसुफ खान। क्या है? यूसुफ खान, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। यह पुस्तक लेखक और पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर द्वारा लिखी गई है, जो उनके संबंधों, विवाह और फिल्मों के उतार चढ़ाव को चित्रित करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिलीप कुमार ने फिल्मों में कब प्रवेश किया या उनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो थी ज्वार भाटा, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि यस एच जी का फुल फॉर्म पूछा गया था। यस एच जी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह। ठीक है, अगला प्रश्न अनुच्छेद 51 से संबंधित है। बार बार हर शिफ्ट में मैं आपसे कहता हूँ, सारे वीडियो में मैं आपसे बता रहा हूँ, कल भी बताया था। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ कि मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको आप रट डालिए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इनको रट डालिए। मौलिक कर्तव्य से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और जब तक एग्जाम चलेगा तब तक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 का संबंध किससे भैया? मौलिक कर्तव्य से है। ठीक, ये कर्तव्य नैतिक रूप से सभी नागरिकों का दायित्व है। इन कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद संविधान में जोड़ा गया था। 2002 में 86वें संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अच्छा, महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि मौलिक कर्तव्यों को नैतिक रूप से पालन करना जरूरी है, लेकिन इनका उल्लंघन या पालन न करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रश्न ही है, इसी के बारे में डिटेल बता देते हैं आपको। जो है, भारत में 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। ठीक है, कहने मतलब यहाँ जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो भी तथ्य आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे तथ्य जो है क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं कि 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में कौन कौन से हैं। ठीक, पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करिए। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। अगला है सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करना। अगला है देश की समग्र
को संरक्षित रखें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से बचें। जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सभी माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें। यही है 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है। देखिए, अनुच्छेद 59 का संबंध राष्ट्रपति पद से जुड़ी शर्तों से है। ठीक है, तो अगर इसका सीधा सा आंसर बताया जाए तो राष्ट्रपति पद से जुड़ी शर्तें। ठीक है, डिटेल में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ खास शर्तें बताई गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे उस सदन से इस्तीफा देना होगा। राष्ट्रपति किसी और लाभ वाले पद पर नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति को बिना किराए के सरकारी आवास का इस्तेमाल करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा तय किए गए विशेषाधिकार, भत्ते और परिलब्धियां मिलती हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके भत्तों और परिलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग किसे कहा जाता था। ठीक है, देखिए, रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जिसका उपयोग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक किया जाता था। यह एशिया से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था तथा चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली से होकर के गुजरता था। अब बात आती है कि इसको रेशम मार्ग क्यों कहा जाता था। क्योंकि इस रास्ते से रेशम का व्यापार होता था, इसीलिए इसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरोग्य मिशन कब आया। ठीक है, देखिए, आरोग्य मिशन को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना NHPS के नाम से भी जाना जाता था। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए था। साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई थी। ठीक है, कुछ एंजाइम्स के नाम दिए हुए थे, मतलब कौन किसका पाचन करता है वो दिया हुआ था, और मैच करना था। तो ये आपको मैं आंसर राइट बता देता हूँ। जैसे प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, अमाइलेज करता है। ठीक है, ठीक, तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और प्रेस ही नहीं करिएगा, आल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, आल जरूर ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर से ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर इस वीडियो का PDF आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।